नमस्कार बच्चों, आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। मैं प्रतिदिन आप लोग के लिए नए नए चीज़ लेकर आता हूं। आज पुनः मैं मैथ और साइंस के ऑब्जेक्ट के बाद आपके बीच में कक्षा 10 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव का हल लेकर आया हूं। आप सब लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। देखते हैं हम लोग इसमें जो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा प्रश्न पत्र भेजा गया है हिंदी का, उस पर थोड़ा सा हम लोग नज़र डालते हैं। पिछले का पैटर्न चेंज हो चुका है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। बार बार सभी वीडियो में बताया गया। बिना लेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 52। प्रश्न 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे। एक सही आपको विकल्प का चयन करना होगा। सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसके लिए आपको 1 अंक मिलेंगे। प्रश्न संख्या 31 से लेकर 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित किया गया है। 39 से 46 तक प्रश्न दिया है, जिसमें कि ग्रुप सी रहेगा। 6 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेंगे। प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो आपको लिखना पड़ेगा। 4 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। 6 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें 5-5 नंबर का रहेंगे। आप देख लीजिए, इसमें अपठित गद्यांश बहुविकल्पीय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, आप पढ़ लीजिए। आप बिल्कुल पढ़ लें। दिया है, आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराशा और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाता है। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है, तुम्हारे केवल आनंद, धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ है वह कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के 2 ऊंचे प्रकाश स्तंभ है। चीज़ों का, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तित्व को अपने अंधेरे में मत रखो। वहाँ से देखो मत जहाँ से चीज़ें और स्थिति कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोया। घनों कांटों के बीच खिले फूल, छोटे फूल को प्रेम के साथ देखने, कांटे के दिखाई नहीं देने। विश्वास और आस्था में स्वयं भर लें और उसे समाज के हर वर्गों में बांटे। इनमें से किसी प्रकार की कंजूसी मत करो, जिससे आशा, विश्वास, सहायता और सहयोग की संभावना है। अब देखिए, इसमें की आवश्यकता है उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष के भावना से उन्हें बांट लो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास की वृद्धि हो रही है। चलिए हम लोग पढ़ लिए उसको। पहला प्रश्न है, नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी को क्या कहते हैं? नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धैर्य, विश्वास और आशा। धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? दूसरा प्रश्न है, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? तो इसका आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये अपने लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं, धैर्य और विश्वास। अगर लक्ष्य आपके पास है तो क्या है कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है धैर्य और विश्वास। अगर धैर्य विश्वास नहीं रहेगा तो किसी भी लक्ष्य को पाया नहीं जा सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मिस किया है 3, जो डी इसमें 3 यहाँ से दिया है, यहाँ से दिया है 3 यहाँ तक। यानी चीज़ें, परिस्थितियाँ और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए। जो आपके चारों ओर के चीज़ हैं उनको कैसे देखना चाहिए। 3 का आंसर होगा डी, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से देखें। खराब चीज़ भी आपको अच्छा नजर आने लगेंगे। आगे प्रश्न है बाबू, प्रश्न संख्या 4। किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जानने के लिए किया गया है? ऑप्शन नंबर 4 का आंसर होगा बी। आंसर कौन होगा? बी, कांटों के बीच फूलों का पालना। आप देखिए, कांटों के बीच में फूलों लगे होते हैं, उसी प्रकार हमारे आसपास की ज़िंदगी में दुख ही दुख है, लेकिन उसी में कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलता है। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश और उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें।
आशा और विश्वास के महत्व के संदर्भ में जीवन शक्ति लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य समाज। इसमें पांचवा का ऑप्शन नंबर आपका सही होगा डी, सकारात्मक का मार्ग और आशा और विश्वास, यही है इसका चयन अपने हिसाब से कर सकते हैं। आगे प्रस्तुत पाठ्यांश का ध्यान पढ़कर पूछेगा प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। इसमें भी है बैराग छोड़ो बाहों की विवाह संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़े, तुम चढ़ तुंग सैल शिखरों पर सोम पियो रे, योनियो नहीं विजयी के सहज जियो रे। यह कवि पहला, इसका छठा नंबर प्रश्न है, कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहते हैं जो कायरो जैसा हो नहीं, योनियो जैसा नहीं, प्रकर्मी हो। इसमें कौन होगा? 6 का ऑप्शन नंबर होगा योगियों जैसा नहीं, प्रकर्मी वीरो जैसा जियो, योगी जैसा नहीं, पराक्रम। पद्यांश में किसे सोम कहा गया है? पदांश में किसे सोम कहा गया है? धार को। किसको कहा गया है? धार को। योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे, क्या संदेश क्या है? 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समृद्धि और सफलता के प्रेरित करने वाला संदेश। 8 का हो गया बी। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। इस पदांश में कैसे जीवन को सराहा गया है? इस पदांश में कैसे जीवन को, विजयी जीवन को, किसको? ऑप्शन नंबर सी होगा। इस कविता का मूल स्वर क्या है? इस कविता का मूल स्वर जो है आह्वान है। आह्वान यानी आह्वान कर रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न के सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मोहन सो रहा है, यह क्या है? अकर्मक क्रिया है। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बच्चा रोता है, लड़का हंसता है, रीता खाना खाती है, पक्षी उड़ते हैं। 12 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा, रीता खाना खाती है। जल्दी, जलद का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? जलद। जलद का अनेकार्थी शब्द कौन होगा? इसमें आप बता सकते हैं डी होगा, जलद का हो जाएगा बादल। तो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा शब्द क्या कहलाता है? 2 पदों के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? समास कहता है। क्या कहलाता है? समास का। यथा संभव कौन सा समास है? यथा संभव जो है अव्ययी भाव समास है। कौन है? अव्ययी भाव समास है। नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का उदाहरण है? नीला है जो कमल किस समास का उदाहरण है? आंसर लिखेंगे बी, कर्मधारय का। किसका है? कर्मधारय। आगे है जो वर्षा होती है तब मोर नाचे, जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। 17 का सी आंसर होगा इसका, सम्मिश्रित वाक्य है। 17 का सी। 18 जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य है? 18 का बी आंसर होगा, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। बालक चांद खाली स्थान है, बालक चांद खाली स्थान। क्या चीज? धीरे धीरे, अरे नहीं, की ओर, क्या, क्यों, कैसे, की ओर। बालक चांद की ओर देख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 20 में अब देख लीजिए, इसमें 20 में जो है आपका 20 में है निम्न में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? 20 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? अथवा। क्या होगा? अथवा। इसमें होगा अथवा। अब आगे देखते हैं हम लोग। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछेगा प्रश्नों को सही उत्तर का चयन कीजिए। उधव तुम हवती बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा मैं नन्ही अनुरागी। आप इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। इस पद का रचयिता कौन है? आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा कविता है। इस पद का रचयिता कौन है? 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कबीरदास, तुलसीदास, रविदास, सूरदास। 21 का है कौन? सूरदास। गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? तो ये आपको पता ही है कि कृष्ण का। पुरैनी पात क्या अर्थ क्या है? पुरैनी पात्र, पीपल का पता, केले का पता, कमल का पता, कंदब का पता। 23 कितना होगा इसका? कमल का पता को पुरैनी पात का अर्थ होता है इसका। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। किससे? कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। आगे है, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा गद्यांश को। 4 प्रश्न इससे रहेंगे। बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौते बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे।
उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, पर प्यार करना चाहिए, क्योंकि वह निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधक बनाकर भगत को बहुत कुछ बुनियादी निवृत्त कर दिया था। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत ने क्या कर रहे थे? बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे बताइए? रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे। 25 का ऑप्शन नंबर बी, गा रहे थे। क्या कर रहे थे? गा रहे थे। ऑप्शन नंबर बी। भगत जी का बेटा कैसा था? चालाक और कर्मठ, ईमानदारी, शरारती, चतुर, सुस्त और बोधा था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 26 का डी। बोधा का अर्थ क्या होता है? बोधा का अर्थ क्या होता है? बोधा मोटा, ज्ञानी, मंदबुद्धि। 28 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या चीज़? मंदबुद्धि। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली थी? सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली थी? इसका ऑप्शन होगा सांप से माता के आंचल में। कहाँ ली थी? माता के आंचल में। अब देखिए आगे है, जॉर्ज पंचम के नाक में किस पर व्यंग किया गया था? जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया था? सरकारी तंत्र पर। किस पर? सरकारी तंत्र पर। अगर आप सभी लोग आपने देख लिए होंगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।